जी, मैं महिला पहलवानों को समर्थन में आया हूँ। रही बात इस आंदोलन का समर्थन का, बिल्कुल मैं इस आंदोलन के समर्थन में हूँ, लेकिन साथ-साथ मुझे इस बात की दुःख है, आज इस आंदोलन में तो बहुत बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं और इनके समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन हम चर्चा करना चाहते हैं हाथरस की उन बेटियों पर, हम चर्चा करना चाहते हैं कानपुर देहात की उन बेटियों का, हम चर्चा करना चाहते हैं हिसार की उन बेटियों का, जिनके लिए ना आंदोलन हुआ और न ही जिनको आज तक इंसाफ मिल सका। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आज जो केंद्र की जो सरकार है, जो बिल्कुल नीति विहीन है, कानून विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य देश हैं। नहीं तो हम तो वही कह रहे हैं कि आप संविधान से चलाओ। संविधान कहता है कि 100 अगर रोटी है और 100 लोग हैं तो एक-एक रोटी दे दो, मुझे कोई उसमें कसर नहीं होगा। आप भी 15 हैं, आप 15 ले लो, लेकिन 85 लोगों को आप हक मार करके 15 लोग अकेले 85 लोगों का भी हक खा जाना चाहते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां से आंदोलन खड़ा हो चुका है, जो महिला पहलवानों का है। 23 अप्रैल से ये आंदोलन लगातार जारी है। हमारे साथ हैं मजदूर नेता राजेंद्र यादव जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, क्या आप भी महिला पहलवानों का समर्थन देने के लिए जंतर मंतर आए हैं? जी, मैं महिला पहलवानों को समर्थन में आया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आप जैसे पत्रकार, बहुजन मीडिया के लोगों को, जो कम से कम बरसों से कमज़ोर बेटियों का, कमज़ोर लोगों का, बेजुबानों का जो मसला मसाइल था, जो बिल्कुल दबा हुआ था, जिसको पूरे भारत में, वर्ष में, पूरे देश भर में अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उठा रहे हैं। रही बात इस आंदोलन का समर्थन का, बिल्कुल मैं इस आंदोलन के समर्थन में हूँ, लेकिन साथ-साथ मुझे इस बात की दुःख है, आज इस आंदोलन में तो बहुत बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं और इनके समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन हम चर्चा करना चाहते हैं हाथरस की उन बेटियों पर, हम चर्चा करना चाहते हैं कानपुर देहात की उन बेटियों का, हम चर्चा करना चाहते हैं हिसार की उन बेटियों का, जिनके लिए ना आंदोलन हुआ और न ही जिनको आज तक इंसाफ मिल सका। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आज जो केंद्र की जो सरकार है, जो बिल्कुल नीति विहीन है, कानून विरोधी है, संविधान विरोधी है, जो पॉक्सो। आप संविधान विरोधी कैसे कह सकते हैं? 28 मई को संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। नई संसद कितना भी बड़ा कर लीजिए, लेकिन जिस संसद में जो कानून बाबा साहब ने दिया है अमानत के रूप में, अगर उस कानून को आप तार-तार करिएगा तो कितने भी सुंदर संसद बनने से देश के लोगों को, समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। आप उस कानून को लागू करिए, जो बाबा साहब ने कानून में अधिकार दिए हैं। आप मुझे बताइए, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आप एक साधारण सी घटना पे आप बिल्कुल एक चींटी की तरह दौड़ पड़ती है पुलिस एक साधारण से एक्सीडेंट में। आज क्या कारण है, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है इस देश के कानून को? क्या मजबूरी है देश के प्रधानमंत्री को? क्या कमजोरी है इस देश का ब्रजभूषण शरण, जिसको पर एफआईआर होने के बाद भी आप न इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, न कोई जांच का रिपोर्ट दे रहे हैं और न गिरफ्तार करके उनको जेल भेज रहे हैं? आखिर क्या कमजोरी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। देखिए, हम उद्घाटन पर नहीं जाना चाहेंगे, हम बिल्कुल इसी विषय पर आना चाहेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमें आज ये कहने आए हैं कि आखिर क्या कमजोरी है प्रधानमंत्री जी? हमको तो ये लगता है कि बिल्कुल कोई कमज़ोर नब्ज प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का पकड़ कर बैठे हैं ब्रजभूषण सिंह, जो सोचते हैं कि अगर इनको हम अरेस्टिंग कर लेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे तो मेरा कोई राज न खुल जाए। कई मामले हैं इस तरह का, हमें बिल्कुल शक है। मैं सरकार से मांग करता हूं, हम बिल्कुल न्यायपालिका पर भी बहुत कुछ नहीं कह सकते कि न्यायपालिका अगर जांच कमेटी बैठा दिया जाए, न्यायपालिका से अगर जांच करा दिया तो इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यही न्यायपालिका है जो देश को, सरकार को, जो चुनी हुई सरकार को अपनी उंगली के इशारे से न्यायपालिका चला रही है। आप मुझे बताइए, बिहार की सरकार ने, एक लोकतांत्रिक सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था। आप मुझे बताइए, बिहार का हाई कोर्ट और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट दोनों ने नकार करके साबित कर दिया कि संविधान विरोधी और कानून विरोधी है। इनको सरकार, वो सरकार नहीं थी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका भी अब सरकार के शरण में है, ये आरोप गंभीर है। बिल्कुल, अगर न्यायपालिका तब तक शरण में रहेगा जब तक इस देश में कॉलेजियम सिस्टम रहेगा। हम बिल्कुल, आज भी मैं कहता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा दो तो इस देश में एक जाति विशेष के लोग जज नहीं रहेगा। देश के पसमानदा, देश का अकलियत, देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का अति पिछड़ा, देश के सर्वहारा वर्ग का बेटा जब इस देश में, जिस आज भी मैं कहता हूं, आप क्यों नहीं करते? जजों की बहाली क्यों नहीं करते? एक सेकंड, आपने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है
उससे दिक्कत है आपको। बहुत दिक्कत है। सरकार ने 2015 में प्रयास किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया, नहीं माना। नहीं माना। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट आपको 10% अपर क्लास को आरक्षण देने के लिए मान गया, प्राइवेटेशन करने के लिए मान गया, आरक्षण को ख़त्म करने के लिए मान गया, उसके लिए मान जाता है। और जब कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात नहीं हो, ये साबित हो गया कि बिल्कुल एक व्यक्ति, एक जाति विशेष के लोगों का बिल्कुल जुडिशियल पर कब्जा है, इसलिए होने देना नहीं चाहता है। फिर ये कैसे बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी की सबका साथ और सबका विकास है? सबका साथ और सबका विकास होता तो मुझे गिनती करके बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे जज हैं वो कौन सी जाति के लोग हैं। ये जाति मैंने नहीं बनाया है, मुझे फांसी दे दे सुप्रीम कोर्ट, मुझे कोई उसके डर नहीं है। लेकिन सच्चाई में बोलूंगा, अफसोस है इस देश में जिनकी जितना संख्या भारी, उनको उतनी भागीदारी। एक तरफ तो आप कहते हैं जातिगत जनगणना हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जाति जो बनाई दिक्कत है उससे। क्यों नहीं? क्या जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? मेरे बाप दादा ने नहीं बनाया जाति, मेरे बाप दादा ने बनाया जाति, मनुस्मृति ने बनाया। और मनु नाम का जो था वो कोई पिछड़ा नहीं था, अति पिछड़ा नहीं था, दलित नहीं था, पसमानदा नहीं था, मुसलमान नहीं था, वो बनाने वाला भी एक ब्राह्मण था। और उन्हीं के बाप दादा, उन्हीं के खानदान के लोग आज एक जाति विशेष के लोग वहाँ पर बैठे हैं जो सत्ता का मजा ले रहे हैं। हम उनके लिए कह रहे हैं जाति जनगणना से क्लियर हो जाता है। मनुस्मृति की बात क्यों? आज़ादी के बाद हम संविधान से चलने वाले लोकतंत्रात्मक गणराज्य देश हैं। नहीं तो हम तो वही कह रहे हैं कि आप संविधान से चलाओ। संविधान कहता है कि 100 अगर रोटी है और 100 लोग हैं तो एक एक रोटी दे दो, मुझे कोई उसमें कसर नहीं होगा। आप भी 15 है, आप 15 ले लो, लेकिन 85 लोगों को आप हक मार करके 15 लोग अकेले 85 लोग का भी हक खा जाना चाहते हैं। एक ऐसे कहाँ हक मारी हुई भाई? मोदी जी की तारीफ तो इसलिए भी लोग कर रहे हैं कि मोदी जी ने राष्ट्रपति आदिवासी दे दिया, राष्ट्रपति दलित दे दिया। आप क्या लेंगे? तो आप क्या दलित पीएम भी चाहिए? नहीं, आदिवासी तो दलित पीएम भी चाहिए, आदिवासी दे दिया, दलित पीएम चाहिए कि नहीं? मैं पत्रकार साहब आपको ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। भारत के लोकसभा में, जिस लोकसभा में आप बैठे हैं, वहाँ 122 सांसद आरक्षण से हैं जो SC ST के लोग हैं। और 122 SC ST होने के बाद भी उन लोगों ने, जिनकी आज भी माली हालत उनकी ठीक नहीं है, भले वो MP बन के चले गए हैं, उनके आज भी परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, IRDP के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे है वो, लेकिन फिर भी 10% अपर का आरक्षण देना हुआ तो विरोध नहीं कर सके। कॉलेजियम सिस्टम का विरोध नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है। आपको पता लगे प्राइवेटेशन का विरोध नहीं कर सके, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। 122 सांसद उस दलित होने से, पिछड़ा होने से, ST होने से। किरण रिजिजू साहब कॉलेजियम के एकदम विरोधी थे, आपको पता होगा। किरण रिजिजू को सजा मिल गया। हाँ। किरण रिजिजू को सजा मिल गया। जो सच बोलेगा उसे सजा मिल जाएगी। और किरण रिजिजू को आज भी मैं कह देना चाहता हूं, किरण रिजिजू जी आज भी कौन सी झुंझुना लेकर के बैठे हो? आओ मैदान में रिजाइन करके इसी तरह का संघर्ष का रास्ता अपनाओ। जिल्लत की जिंदगी जीने से इज्जत का मौत अच्छा होता है। जो आप कर रहे हो, जो आज भी 122 सांसद बैठे हैं, उन्हें मैं कहूँगा आने वाला नस्ल आपको माफ़ करने वाला नहीं है। बिल्कुल आने वाला नस्ल है आपको मुंह में कालिख पोतेगा। बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। आज भी मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, जो खास करके जो आज जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उन्हें कह देना चाहता हूं कि आपका टेलर आ गया है। कर्नाटका और हिमाचल टेलर है। 2024 में आपका कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। 2024 में आपका सफाया तय है। तो देखिए, एक ही आवाज़ बुलंद हो रही है, 2024 में तख्ता पलट जाएगा। कहा जा रहा अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, या जो नीतियां हैं, जो कथनी करनी है, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जो कहा जाए उसे किया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।